नमस्कार बच्चों। देखिए, कल हमने जो बात की थी उत्तल दर्पण के जो प्रतिबिंब निर्माण की जो बात है वो हमने की थी। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के निर्माण की हमने बात की थी। दो तरीके के मैंने आपको बताए थे, एक तो अनंत पर वस्तु हो और एक जब ध्रुव और जो अनंत के बीच में अगर वस्तु हो तो कहाँ बनेगा, और एक अनंत पे हो तो कहाँ बनेगा। तो उत्तल दर्पण से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं वो हमेशा ही दर्पण के पीछे बनते हैं, इसलिए कैसे होते हैं, आभासी और सीधे होते हैं। तो आज इस आपके पार्ट नंबर 6 के अंदर हम लोग आगे बात करेंगे, उत्तल दर्पणों के उपयोग की बात करेंगे। सबसे पहले कि इनके उपयोग जो है वो क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पणों का उपयोग जो है वो सामान्यतः किस में किया जाता है? वाहनों में किया जाता है। किस में किया जाता है? वाहन जो होते हैं, साधन जो होते हैं, उनके अंदर किया जाता है। और वाहन में कहाँ पर किया जाता है? देखिए, ड्राइवर अपने पीछे के दृश्य को देखने के लिए या पीछे के वाहनों को देखने के लिए उत्तल दर्पणों का प्रयोग जो है वो करता है, क्योंकि इससे सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को अपने पीछे से आने वाले बड़े क्षेत्र को देखने में ये क्या होते हैं? काम के होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये दर्पण जो होते हैं ये वाहनों में पस दृश्य या पस दृश्य देखने के लिए जो दर्पण लगाते हैं उनमें काम में आते हैं। कहने का मतलब है पीछे का दृश्य, पीछे से साधन आ रहा है या नहीं आ रहा, उनको देखने के लिए जो दर्पण काम में लिए जाते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं, दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। इसके रूप में किया जाता है सिक्योरिटी, सुरक्षा दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, अगले नए टॉपिक की बात करते हैं, गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है और चिन्ह परिपाटी जो होती है ये बनाई गई है, नई चिन्ह परिपाटी की हम लोग बात करेंगे। और ये आपको अच्छी तरह से इसको समझना है कि चिन्ह परिपाटी जो है वो क्या होती है। चिन्ह परिपाटी, देखो, चिन्ह परिपाटी की अगर बात करें तो ये क्या होती है। सबसे पहले तो हम लोग क्या लेते हैं? दर्पण लेते हैं। क्या लेते हैं? दर्पण। दर्पण ले लिया। अब अवतल दर्पण ले रखा है तो देखिए, एक हमने मुख्य अक्ष इस पे ले लिया है। क्या ले लिया? मुख्य अक्ष जो है वो ले लिया। ये मुख्य अक्ष जो है वो ले लिया। ये तो सबसे पहले हमने दर्पण लिया, ये दर्पण लिया, एक मिनट, सीधी लाइन, ये इसका एक्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसको एक्स डैश एक्स नाम दे देते हैं और ये यहाँ पे आपका ध्रुव पी होता ही है। ठीक है, ये सब बातें आप लोगों को पता है। अब इसको ध्यान से समझिए, चिन्ह परिपाटी जो है वो होती क्या है। पहला नियम क्या कहता है? बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ, दर्पण पर बिंब से प्रकाश हमेशा बाईं ओर से आएगा। कहने का मतलब ये है, बिंब जो है वो दर्पण के लेफ्ट साइड में रखा जाएगा। लेफ्ट साइड कौन सी है? ये तो राइट साइड है। ये कौन सी साइड है? ये तो राइट साइड हो गई। ठीक है, और ये कौन सी हो गई? लेफ्ट साइड हो गई। तो बिंब हमेशा इधर लेफ्ट साइड की ओर रखा जाएगा। किधर रखा जाएगा? बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, तो बाईं ओर से प्रकाश हमेशा ही दर्पण पे प्रकाश जो है वो प्रसारित होगा। तो किस ओर से होगा? बाईं ओर से होगा। पहला नियम ये कहता है। दूसरे नियम की बात करते हैं। देखिए, दूसरा नियम, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष से सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव पी से मापी जाती हैं। किससे मापी जाएंगी? ध्रुव पी से मापी जाएंगी, मुख्य अक्ष के सापेक्ष सभी दूरियां। ठीक है, यहाँ से मापी जाएगी। जैसे आपको समझाता हूँ पॉइंट। जैसे मान लीजिए 2 मीटर दूर बिंब है, वस्तु कितने मीटर दूर है? 2 मीटर दूर क्या है? वस्तु रखी हुई है। मान लीजिए यहाँ पे बुक रखी हुई है जो 2 मीटर दूर है। अब यहाँ से इसकी दूरी जो मापी जाएगी वो यहाँ से मापी जाएगी कि ये वस्तु कितनी दूर है, इस पी ध्रुव से कितनी दूर है, और बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो कितनी दूर है। तो उसको क्या बोला, मतलब कहने का मतलब है चिन्ह परिपाटी के अंदर मुख्य अक्ष
के जो P ध्रुव होता है उससे ही दूरी मापी जाती है बिंब और प्रतिबिंब की। तीसरा नियम, मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती हैं, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक मापी जाती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जब हम अवतल दर्पण से बाईं ओर चलते हैं, अवतल दर्पण से क्या चलते हैं, बाईं ओर। बाईं ओर इधर ही तो बताया था मैंने, कौन सी साइड बताई थी, लेफ्ट साइड, ये बताई थी राइट साइड। तो हम लोग दर्पण से जब बाईं ओर चलेंगे तो वो दूरी हमेशा ही ऋणात्मक होंगी, वो दूरी हमेशा ही क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, अर्थात ऋणात्मक होंगी। ठीक है। और जब हम दाईं ओर चलते हैं, ये देखिए चिन्ह लगा रखा है इसमें, मैं आपको समझा रहा हूँ, दाईं ओर चलते हैं तो हमेशा ही दूरी किस में मापी जाएंगी, प्लस में। जैसे बिंब यहाँ पे है 5 मीटर की दूरी पर, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, -5 मीटर। ठीक है। और उसके प्रतिबिंब इधर बन रहा है 5 मीटर पर, तो उसको क्या लिखेंगे, 5 + 5 मीटर। या धनात्मक को लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, ये नियम आपका अगला हो गया। इसके बाद में बात करते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मापी जाती हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर, देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत, ये लंबवत है कि नहीं, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये लंबवत है, क्या है, लंबवत। तो ये हमेशा ही अगर हम ऊंचाई की ओर जाएंगे, ऊंचाई की ओर अगर जाते हैं तो वो हमेशा ही किस में होंगी, धनात्मक में होंगी। किस में होंगी, धनात्मक में होंगी। इसके बाद में अगर नीचे की ओर आते हैं, किधर आते हैं, नीचे की ओर अगर आते हैं तो वो दूरी हमेशा ही किस में होंगी, ऋणात्मक में मापी जाएंगी। ठीक है। जैसे ये कब काम आएंगी, जब जो दर्पण है वो बनेगा, उल्टा बनेगा, तब काम में आएंगी। इसके बाद देखिए, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली आपको बताई दी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। भाई कहने का मतलब है बिंब हमेशा बाईं ओर रखेंगे। मान लीजिए बिंब यहाँ पे है, ये बिंब है, तो बिंब हमेशा बाईं ओर होता है, तो दर्पण के इधर बिंब की दूरी को u से लिखते हैं, और u हमेशा ही क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, ध्यान रखना। इसके बाद में बात करें मुख्य बिंदु की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, अब अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण में फोकस, मान लीजिए ये कोई किरण आ रही है, ठीक है, ये कोई किरण आ रही है, ये आएगी, इस पे गिरेगी और इस प्रकार से चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे बनने वाला ये भाग क्या है, फोकस बिंदु है। तो फोकस बिंदु, अब P से मापेंगे फोकस बिंदु के बीच की दूरी F, तो ये भी हमेशा ही क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये भी हमेशा ही क्या होगी, ऋणात्मक होगी। किसमें, अवतल दर्पण में, न कि उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में याद रखना ये धनात्मक होगी, उत्तल दर्पण में ये क्या होगी, धनात्मक होगी। ये देखिए उत्तल दर्पण में ये क्या होगी, धनात्मक। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण में हमने किस प्रकार से बनाया था फोकस बिंदु, यहाँ पे देखिए बनाकर बताता हूँ आपको। ये हमने दर्पण लिया था उत्तल, और ये मुख्य अक्ष हो गया, ये कोई किरण जा रही है, तो ये इस प्रकार से आपतित होगी, इधर तो आएगी नहीं, ये इस प्रकार से ऊपर की ओर निकल जाएगी। अब ये क्योंकि ये आभासित होती है, इस प्रकार से डॉट डॉट करते हैं, जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एफ आपका होता है। तो ये किसके लिए था, उत्तल दर्पण। तो अब दूरी मापेंगे P से इधर, P से इधर मापेंगे तो दूरी क्या हो जाएगी, हमेशा ही धनात्मक होगी। तो अवतल दर्पण में तो ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण में क्या होती है, धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने किसकी बात की, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। तो याद रखना इन बातों को, बिंब हमेशा ही किस ओर होगा, बिंब हमेशा ही किस ओर होगा, बाईं ओर होगा। किस ओर होगा, बाईं ओर। हमेशा प्रतिबिंब जो है, हमेशा ही अगर बात करें दर्पण के, अगर हम बाईं ओर चलते हैं दूरी ऋणात्मक, दाईं ओर चलते हैं तो धनात्मक। ऊपर की ओर चलते हैं मुख्य अक्ष से तो क्या होगा, ऊपर की ओर चलते हैं तो धनात्मक होगा, और नीचे की ओर आते हैं तो ऋणात्मक होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी और बिंब की दूरी ऋणात्मक होती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, व अगर बात करें बिंब की दूरी तो वो ऋणात्मक होती है। वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है।
तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने इसको पूरा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कल हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे दर्पण सूत्र की। किसकी बात करेंगे? दर्पण सूत्र की बात करेंगे, और उसके बाद में आवर्धनता की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।